गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। तो आप क्लास गुड इवनिंग। के लिए रेडी हैं? जी। गुड इवनिंग तो डॉक्टर। स्टार्ट कर यस मैम। लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आ गए हैं बस काफी, और आ ही रहे ठीक है, होंगे, ज्वाइन करेंगे साथ के साथ। ओके। ठीक है, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग। फास्टिंग में सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे दैट इज डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग। हाउ डू वी डिफाइन इट? हालांकि वी ऑल नो फास्टिंग, उपवास जिसे हम कहते हैं। कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं नेचुरोपैथी में? फास्टिंग इज डिफाइंड एज कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड फॉर अ वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम। क्योंकि उपवास कई प्रकार के होते हैं, उनकी ड्यूरेशन अलग अलग तरह की होती है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड इज कॉल्ड फास्टिंग। नाउ थोड़ी सी इसकी एटमोलॉजी भी देखेंगे। दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश। द वर्ड वाज फीस्टन, FEASTAN, Recording in progress. which means to fast or to observe or to be strict। तो स्ट्रिक्टली किसी चीज का पालन करना, ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड था फीस्टन, जिससे ही निकला। ये वन लाइनर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि द वर्ड फास्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो वो वर्ड हमें पता होना चाहिए, फीस्टन है। या डेफिनेशन आ जाती है, तीन चार तरह की देंगे, जिसमें फास्टिंग इज डिफाइंड एज ABCD। सो हमें वो ऑप्शन लेना है जिसमें लिखा है कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड फॉर अ वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम। दिस इज द एग्रीड डेफिनेशन ऑफ fasting universal. Now, we can also say that fasting is nature's oldest, most effective, and yet the least expensive method of treating diseases. Because fast हमने खुद करना है, कोई मेडिसिन तो इसमें लेनी ही नहीं है। बिल्कुल पुराने काल से फास्टिंग चली आ रही है, हमारे रिलीजन में भी काफी इसका जिक्र आता है। सो इट इज द ओल्डेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज। इस पे एक डेफिनेशन आती है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सेड दिस, या दिस पर्सन सेड दिस, तो उसमें चार ऑप्शन आती हैं, तो इसलिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये है डॉक्टर आर्नोल्ड एहरेट। ही डिस्क्राइब्ड फास्टिंग एज नेचर्स ओनली यूनिवर्सल एंड ओमनीपोटेंट रेमेडी ऑफ हीलिंग। सो हु सेड दिस करके ये पूछेंगे आपसे, तो चार नाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेचर्स ओनली यूनिवर्सल एंड ओमनीपोटेंट रेमेडी ऑफ हीलिंग, ये डेफिनेशन डॉक्टर आर्नोल्ड एहरेट की है। नाउ फास्टिंग एज वी नो allows the body to rest, detoxify and to heal. We are seeing how do we attempt। तो डेफिनेशन में आगे जब हम चलते हैं, हम उसमें नेक्स्ट स्टेप ये बताएंगे कि इससे, जैसे हम सब ने अपने फर्स्ट ईयर में पंच महाभूत पढ़े हैं, तो कौन सा तत्व है जो हमें इससे प्राप्त होता है? दैट इज ईथर और आकाश तत्व। वी ऑल नो आकाश इज स्पेस। तो व्हेन वी फास्ट वी क्रिएट स्पेस इन आवर बॉडी, तो हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है फास्टिंग से। नाउ हमारे शरीर में जो वाइटल फोर्स है, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ा है। इसके दो मेजर फंक्शंस which it performs in our body, that is, one, digestion of food we take, and two, excretion of foreign matter from our body। Because the food which we take, उसमें से कुछ चीजें, अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं, वो उसमें से निकलते हैं जो बॉडी के लिए यूजलेस है, उन्हें हम फॉरेन मैटर कहते हैं। सो काम की चीज को ले लिया, डाइजेस्ट करके शरीर के अंगों में पहुंचा दिया, और बेकार की चीज को एक्सक्रीट कर दिया। These are the two major functions of vital force. Now, when we fast, we naturally don't intake anything, thus freeing our vital force from the job of digestion, जो उसका पहला काम था। जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो डाइजेस्ट किसे करना है उसने? एंड thus in turn,
giving the opportunity to the vital force to use its full force towards the work of excreting foreign matter from the body and keeping in this process our body healthy and so दो ही काम उसने करने थे 50% उसकी पार जो है वो लग गई डाइजेशन में और 50% लगती है एक्सक्रीशन जब आपने फास्टिंग की आपने कुछ खाया ही नहीं तो डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो वाइटल फोर्स की सारी शक्ति खाए हुए को बाहर निकालने में जो उसका फॉरेन मैटर है जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें लगे एक और डेफिनेशन इसमें आती है डॉक्टर एडवर्ड हुपर डीवी ये आगे हम जब टाइप्स ऑफ फास्ट देखेंगे उसमें इनका जिक्र आएगा उन्होंने एक डेफिनेशन दी एक बात कही एक कोट है व्हेन अ पेशेंट स्टॉप्स टेकिंग फूड the disease and not the patient dies of starvation. So this tells us the importance of fasting in case of a disease. जब हम अपना खाना बंद करते हैं बीमारी के दौरान तो भूख से हम नहीं मरते भूख से बीमारी मरती ये डेफिनेशन है डॉक्टर एडवर्ड हुपर डीवी तो ये दो डेफिनेशंस हमने देखी जो इंपॉर्टेंट है इनमें से पूछा जा सकता है कि किसने नाउ ये माना जाता है नेचुरोपैथी में दैट जो फास्टिंग है इससे जब हम मान लीजिए बीमार हैं और हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड है वो स्ट्रेंथ देता है हमारी डिजीज को ना कि हमारे शरीर सो इन वी कैन से इन इलनेस फूड instead of giving strength to a patient nourishes and prolongs the disease so वही उनकी बात का उल्टा आ गया कि अगर आप खाना खाना छोड़ेंगे तो भूख से बीमारी मरेगी और अगर खाना खाएंगे दैट मीन्स तो बीमारी पुष्ट होगी उसे स्ट्रेंथ मिलेगी इसलिए बीमारी में आमतौर पर खुद भी हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ खाएं सो दैट इज इट एक और बात हमें ध्यान रखनी है कई बार आता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जो है फास्टिंग क्या है एज पर डॉक्टर रेगनर बर्ग जो थे वो वर्ल्ड फेमस अथॉरिटी ऑन न्यूट्रिशन माने जाते हैं सो ही सेज जूस फास्टिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग जिसमें हम सिर्फ जूस का इंटेक करते तो ये भी बात अगर पूछी जाए जूस फास्टिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग एज पर हुम तो दैट इज डॉक्टर रेगनर बर्ग ये दो तीन लोगों के बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए नाउ एक टॉपिक इसमें अगला आता है फास्टिंग के ही सेक्शन में हमारे डिफरेंस बिटवीन काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं जिन लोगों ने ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें अगर तो ये नोटिस में पूछा ही जाता है कि आप डिफाइन करें डिफरेंस क्या है तो मैंने कुछ डिफरेंसेस अपने टाइम में निकाले थे अबाउट 6-7 फास्टिंग और स्टारवेशन के अंदर सो दोनों में ये सही बात है कि देयर इज नो फूड इनटेक बट सो फार एज द कॉजेज एंड पर्पसेज आर कंसर्न दे मेक देम डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट टू ईच अदर नाउ अब इसको कैसे हम एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक तरफ हमने फास्टिंग रखा एक तरफ हमने स्टारवेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस इज फास्टिंग इज विलफुल हम रखते हैं अपनी इच्छा अपनी मर्जी की एंड स्टारवेशन ऑन द अदर हैंड इज कंपल्सिव बिकॉज वहां हमारी इच्छा तो है पर हमें खाना नहीं मिल रहा सो फास्टिंग इज विलफुल स्टारवेशन इज कंपल्सिव सेकेंड fasting is a condition accepted voluntarily by an individual where he deliberately avoids taking food for a particular period एक निश्चित समय के लिए फूड छोड़ा जाता है whereas starvation is a condition
अराइजिंग आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जिसमें the result of which is inability to get food while the individual is very much willing to eat, and these circumstances are external and beyond the control of an individual. Third आ गया, fasting is a cleaning and healing process, whereas starvation is a destructive process which will come after fasting if the fasting is not ended. एक समय जब हमने मान लीजिए 10 दिन का रखा, 5 दिन का रखा, जितने भी दिन का फास्टिंग रखा, जब हम उसे एंड नहीं करेंगे तो वो स्टारवेशन में तब्दील हो जाएगा. सो फास्टिंग इज अ क्लीनिंग एंड हीलिंग प्रोसेस, whereas starvation is a destructive process which will come after fasting if the fasting is not ended. Fourth, fasting is a scientific method of ridding the human system of diseased tissues and foreign or morbid matter, and is invariably accompanied by beneficial results. So हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मॉर्बिड मैटर्स को यहां से बाहर निकालता है, और बेनिफिशियल है ये तो सभी जानते हैं. Whereas starvation is a totally unscientific method resulting in deprivation of the tissues from nutrients which are required by the system, and is invariably accompanied by disastrous results. Fifth, fasting commences with the omission of the first meal, जो very first meal जब हम छोड़ते हैं वो, and ends with the natural. ये माना जाता है जब नेचुरल हंगर आपको आता है आप फास्टिंग वहां छोड़ दें. So fasting commences with the omission of first meal and ends with the natural, whereas starvation begins with the natural hunger and terminates in death if it is continued. जहां नेचुरल हंगर हमें लगना शुरू हुआ और हमने अपना फास्ट नहीं छोड़ा तो वो फास्ट स्टारवेशन में तब्दील हो जाता है. फास्टिंग का जो पहला पॉइंट है वो है फर्स्ट मील जब आपने छोड़ा, और एंड कहां है, जहां नेचुरल हंगर अराइज हुआ. स्टारवेशन में जहां नेचुरल हंगर अराइज हुआ वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टर्मिनेशन डेथ है अगर आपने उसको कंटिन्यू आपका स्टारवेशन. हालांकि हालात आपसे कंट्रोल में नहीं है, अगर कोई फूड का इंतजाम नहीं हुआ तो देन इट विल नेचुरली रिजल्ट इनटू डेथ. Sixth difference is the process of fasting expels foreign matter and useless fatty tissues, thus elevating energy and eventually restoring health in the true sense of the word. Whereas starvation, the process of starvation wastes the healthy tissues, depletes the vitality, and takes the body towards disease, followed by death in case of its continuance. So clear-cut differences हैं. Last but not the least, fasting elevates our body, mind and soul. क्योंकि कोई ना कोई रिलीजियस पर्पस भी हम जोड़ लेते हैं, नवरात्रों के फास्ट हैं, शिव जी का फास्ट है, कोई भी इस तरह से. So it elevates body, mind and soul, whereas starvation dampens body, mind and soul. So ये हुआ इसका डिफरेंस. हमने डेफिनेशन देखी, डिफरेंस देखा. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट्स. फास्ट्स अलग अलग तरह के हैं जो मैंने कॉल आउट किए इसके अंदर. दे आर अराउंड 11 टाइप्स ऑफ फास्ट्स जो मेजर. तो अब थोड़ी सी इनकी जर्नी पे चलेंगे. फर्स्ट है मॉर्निंग फास्ट.
एक क्वेश्चन आता है, विच इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फास्ट्स? तो इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फास्ट इज मॉर्निंग फास्ट, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या करते हैं, ओनली द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज गिवन एंड लंच एंड डिनर आर टेकन एज यूजुअल, जैसे हम लेते हैं वैसे आप लंच एंड डिनर लेंगे, सिर्फ सुबह का आपने ब्रेकफास्ट छोड़। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले और इसे पॉपुलर बनाने वाले थे डॉक्टर एडवर्ड हुकर डीवी, जिनकी हम वो डेफिनेशन अभी हमने देखी थी। उन्होंने एक प्लान दिया था जिसे कहते हैं नो ब्रेकफास्ट प्लान, विच इज नथिंग बट द मॉर्निंग फास्ट। तो ही सेड कि आपने अगर अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए। सो हु गेव द नो ब्रेकफास्ट प्लान? योर आंसर विल बी डॉक्टर एडवर्ड हुकर डी। मॉर्निंग फास्ट देख लिया। सेकंड इज, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन सबकी देखेंगे, इवनिंग फास्ट। इवनिंग फास्ट को हम हाफ फास्ट या वन टाइम फास्ट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक मील छोड़ा जाता है डिनर का, या कह लीजिए एक मील, हम दो टाइम मील मानते हैं सुबह शाम, तो एक मील इसमें हम लेते हैं और एक रात का छोड़ देते हैं। सो इसको वन टाइम फास्ट या हाफ फास्ट भी कहते हैं। इसमें जनरली जो आप एक टाइम लेते हैं खाना, या चलो आप दो टाइम भी चाहे लें, तो वो दैट शुड बी नेचुरल एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, और रात को आपने नहीं लेना। इवनिंग फास्ट जनरली किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। नो, थर्ड हमने मॉर्निंग फास्ट देखा, इवनिंग फास्ट देखा। थर्ड इज मोनोफास्ट और डाइट। इस पे सेपरेट कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। मोनोफास्ट और डाइट क्या है? इन मोनोफास्ट only one particular or specific food item is taken at a specific time. मोनो, सिंगल टाइप की पर्टिकुलर आपने फूड आइटम को लेना है एक समय में, दूसरा कुछ नहीं लेना। जैसे इफ ब्रेड इज टेकन इन द मॉर्निंग, देन ओनली वेजिटेबल्स आर टेकन इन द। अब नेक्स्ट डे एनी काइंड ऑफ फूड इज टेकन इन द मॉर्निंग, देन ओनली मिल्क इज टेकन, कुछ और साथ नहीं लेना। सो ये जनरली यूजफुल है इन द ऑर्डिनरी एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। और जो इसमें हम फ्रूट कभी लेते हैं तो वो सिर्फ सिट्रस फूड होना चाहिए। ये हो गया आपका मोनो डाइट या मोनो फास्ट। अगला आया जूस फास्ट। जूस फास्ट जो है, इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इसमें हमने कोई सॉलिड फूड नहीं लेना, सिर्फ जूस लेना है, चाहे वो फ्रूट्स का जूस हो या वेजिटेबल्स का सूप हो। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मिल्क लिया जा सकता है जूस फास्ट? नो, नेचुरोपैथी मिल्क को लिक्विड नहीं मानती, इसे फूड मानती है। इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स और क्वालिटीज हैं। सो आप सिर्फ वेजिटेबल सूप लेते हो इसके दौरान, या फ्रूट जूस लेते हो, मिल्क आप नहीं लेते। जूस फास्ट के साथ अपनी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने के लिए एनीमा भी दिया जाना चाहिए, इसका इफेक्ट बढ़ जाए। कहां यूज होता है जूस फास्ट? जूस फास्ट इज beneficial to cure various types of skin and abdominal disorders. इसमें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ जूस और सूप लिया जाता है, so far as juice fast is concerned. Now, next जो फिफ्थ फास्ट आया, that is fast on fruits and vegetables. Now, ये नाम से ही पता लगता है कि आपने इसमें सिर्फ जूसी और इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स एंड वेजीज ही लेने, और इसमें भी साथ साथ हम एनीमा जरूर लेते हैं। ये कुछ जैसे जूस फास्ट हो गया या ये फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया,
इसके साथ एनीमा इनके इफेक्ट को, इनके पर्पस को डबल कर दे। ये फ्रूट और वेजिटेबल फास्ट जो है, इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर आप 21 दिन तक इसे लेते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है, डिसअपियर ही हो जाती है, जैसे कभी थी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये चीजें जब अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसकी बेसिक बातें लिखेंगे, तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर देखेगा हाँ ये किस टाइप का फास्ट है, किस चीज को ट्रीट करने में। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ब्लीडिंग पाइल्स को करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये लिखते हैं कि 21 दिन तक ये लेने से ब्लीडिंग पाइल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती है, तो आपका पर्पज सो फार एज फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंसर्न इज ओवर। ज्यादा बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। नाउ सिक्स्थ इज कंप्लीट फास्ट। अब नाम ही बताता है टोटल, बिल्कुल कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं लेते हो आप, सिर्फ और सिर्फ क्लीन वाटर इज टेकन, नीदर एनी सॉलिड फूड नॉर एनी लिक्विड फूड इज टेकन व्हेन वी ऑब्जर्व कंप्लीट फास्ट। अब कंप्लीट फास्ट कहाँ यूजफुल है? इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग मेनी ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस लाइक आर्थराइटिस, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी एटसेट्रा। सो नेचुरोपैथी में इसे कंसिडर किया जाता है द बेस्ट टाइप ऑफ फास्ट। हो सकता है अभी मन में अभी आए कि अभी तो कुछ और फास्ट के बारे में बताया था, वो था अगर कोई पूछता है डॉक्टर रेगनरबर्ग ने किसे बोला है, तो उन्होंने तो बोला है जूस फास्ट को बेस्ट फास्ट। अदरवाइज नेचुरोपैथी में बेस्ट फास्ट जो माना जाता है दैट इज द कंप्लीट फास्ट। नाउ सेवंथ इंपॉर्टेंट फास्ट है वीकली फास्ट। इसमें क्या है, कंप्लीट फास्ट रखते हैं हम हफ्ते में एक दिन। ऑब्जर्वेशन ऑफ कंप्लीट फास्ट वंस इन अ वीक इज अ वीकली फास्ट। ये क्या करता है? इट हेल्प्स अस इन थ्रोइंग आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी which have accumulated during the week and in turn gives us a fresh and healthy start for the ensuing। तो आजकल की जो हेक्टिक लाइफ है, जिसमें ज्यादातर लोग अपना टाइम बैठे बैठे ही निकालते हैं, जैसे ऑफिस गोअर्स होते हैं, 10 से 5 बैठे ही रहना है, उनके लिए आइडियल फास्ट है वीकली फास्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग अ सिटिंग जॉब which fast would you suggest? तो that fast would be weekly fast। जिनका कुर्सी पे बैठे रहने का काम ज्यादा है, उन लोगों को वीकली फास्ट, वीक में एक फास्ट रखना चाहिए जो उनको अगले हफ्ते के लिए तैयार कर देता है ऑफ द ऑनस्लॉट ऑफ देयर जॉब प्रोफाइल। नाउ क्या करता है वीकली फास्ट? इट इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म, रिमूव्स हैवीनेस एंड हेडेक, और भी कई फिजिकल और मेंटल इलमेंट्स में ये ठीक है। बेसिकली क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका उन लोगों का खराब रहेगा ना जो बैठे रहते हैं, जिनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है और बैठे रहने का काम है, कई बार घर से ऑफिस से आए तो आकर भी बैठने, जैसे लॉयर्स ही, तो उनको वंस इन अ वीक, डॉक्टर्स भी हैं, बस फ्री टाइम ही नहीं होता एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक पे जाने के लिए। जाना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका ऐसे बैठे रहने का काम है, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक दिन वीकली फास्ट जरूर रखें। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ फास्ट, एट्थ, दैट इज पार्शियल और शॉर्ट फास्ट। जब आप इस कंप्लीट फास्ट को 3 से 7 दिन के लिए रखते हैं, तो इट इज कॉल्ड शॉर्ट फास्ट और पार्शियल फास्ट। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ शॉर्ट फास्ट? सो दैट इज फ्रॉम 3 to 7 days। इसको हम शॉर्ट फास्ट की डेफिनेशन में लेते हैं। कहाँ यूज होता है? इट इज बेनिफिशियल इन क्योरिंग एक्यूट डिजीजेस लाइक वॉमिटिंग, फीवर, कोल्ड एटसेट्रा। उसमें हम शॉर्ट फास्ट रखते हैं। अब जैसे शॉर्ट है उसका अगला आ गया लॉन्ग फास्ट। नाउ दिस लॉन्ग फास्ट इन्वॉल्व्स observing complete fast for a longer period of time। और खास बात है, कोई इसमें पूछे
कि लॉन्ग फास्ट का टाइम कितना है तो स्पेसिफिक नहीं होता कभी। लॉन्ग फास्ट जब भी कोई रखता है वो कभी भी टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए। वैसे इसकी जो ड्यूरेशन जनरली 20-21 दिन से लेकर 50 से 60 दिन तक भी हो सकती है। ब्रॉडर आप इसका आउटलाइन बता सकते हैं कि 21 से 50-60 दिन तक के लिए। अब क्यों नहीं इसकी हम टाइम लिमिट रखते? बिकॉज लॉन्ग फास्ट को तोड़ने का रूल है कि जब आपकी नेचुरल हंगर आपको फील होगी, या यूं कह लीजिए जब आपका फॉरेन मैटर सारा कंज्यूम हो जाएगा बॉडी का, और हेल्दी और नेसेसरी टिश्यूज कंज्यूम होने लग जाते हैं, यानी कि स्टारवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी हेल्थ, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज यू मे हैव डिफरेंट पीरियड्स जब आपको नेचुरल हंगर आए। नेचुरल हंगर कब आती है वो भी हम देखेंगे। तो लॉन्ग फास्ट के बारे में कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी ऑब्जर्व विदाउट द फुल नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ फास्टिंग एंड फुल प्रिपरेशन ऑफ इट। और एडवाइजेबल है कि जब आप लॉन्ग फास्ट रखें, बिकॉज शुरू में आपको नहीं पता लगता नेचुरल हंगर कब आ रही है क्या है, तो इसको किसी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में ही रखा जाना चाहिए। दूसरे फास्ट आप रख सकते हैं, मॉर्निंग में छोड़ दिया, रात वाला छोड़ दिया, जूसी जूस पिया, या सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लिए, दीज आर इजी थिंग्स। बट कंप्लीट फास्ट आपने अगर लॉन्ग फास्ट के रूप में रखना है तो आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्पेशलिस्ट इज नेसेसरी, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे पता होने चाहिए। नाउ अनदर फॉर्म इज ब्रोकन फास्ट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फास्ट हम ब्रेक करते हैं और फिर रखते हैं, फिर ब्रेक करते हैं और रखते हैं। कैसे? वी ऑब्जर्व कंप्लीट फास्ट इनिशियली फॉर 2 to 7 days, मतलब शॉर्ट फास्ट की तरह, फॉलोड बाय लाइट नेचुरल इनटेक ऑफ फूड फॉर अ फ्यू डेज। आपने 2 से 7 दिन तक फास्ट रखा, उसके बाद आपने उस फास्ट को ब्रेक किया और लाइट नेचुरल खाना कुछ दिन खाते रहे, अगेन फिर से फास्ट रखा 2 से 7। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करते हैं टिल द डिजीज इज क्योर्ड। क्या डिजीज? ज्यादातर जो पेनफुल डिजीज, चीजें में पेन होता है हमें, जो पेन से रिलेटेड डिजीज है, उसके लिए ब्रोकन फास्ट रखा जाता है। आप शॉर्ट फास्ट को जो कि कंप्लीट है फॉर 2 to 7 days रखेंगे, फिर नेचुरल डाइट लेना शुरू करेंगे, लाइट सी डाइट कुछ दिन के लिए, फिर रखेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर रखेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रोकन फास्ट। अब अगर मैं कहूं, लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट इज द कल्पा ट्रीटमेंट और कल्पा फास्ट। हमने कायाकल्प वर्ड सुना होगा। भाई उसकी काया ही कल्प होगी, वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उससे कल्पा मीन्स टू रिजुविनेट और टू रिन्यू, बिल्कुल नया हो जाए। एक आदमी बड़ा क्रोध करता है और वो अचानक से बड़ा साधु ही बन गया, शांत हो गया, उसने संसार ही छोड़ दिया, तो कहते हैं उसका तो काया ही कल्प है। तो ये कल्पा ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल आपको टोटली चेंज कर देती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कल्पा फास्ट और कल्पा ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट होती है या दूध से, छाछ से जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, आंवला से, ग्रेप से, अलग अलग चीजों का है। हमारे जो च्यवन ऋषि थे जिन्होंने च्यवनप्राश का हम कहते हैं कि खोज की थी या बनाया था, वो जोर देते थे आंवला कल्प, जिसमें आंवला ही आंवला खाते थे सब। हालांकि आजकल जो 2 तरह के कल्पा ट्रीटमेंट हमारे मशहूर हैं या ज्यादा चलते हैं आम लोगों में भी, और इवन नेचुरोपैथ्स भी जो सजेस्ट करते हैं, वो या तो दुग्ध कल्प है जिसे हम मिल्क कल्प भी कह सकते हैं, और या छाछ का बटर मिल्क। मिल्क और बटर मिल्क कल्पा आजकल ज्यादा पॉपुलर। तो थोड़ा थोड़ा सा इनका भी हम देखते हैं। फास्ट ऑन मिल्क और मिल्क कल्प क्या है? अब जैसे हमने डेफिनेशन देखी उससे ही हमें पता लग जाता है कि इसमें सिर्फ दूध पीते हैं और कुछ, और कुछ नहीं। मैं पानी को नहीं, पानी तो आप पी सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मतलब कोई सॉलिड और फूड कुछ और नहीं लेते। सिर्फ दूध लिया जाता है दिन में 4 से 5 बार।
और दूध जो है, ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेबली वो दूध हमारा गाय का दूध। सो काउज मिल्क इज प्रेफर्ड इन अ मिल्क कल्पा, और दुग्ध कल्प जिसको आप कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक एक घंटे में थोड़ी थोड़ी स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लेने की, जिसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाइजेस्टिव कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट। जैसे मैंने बोला कि नेचुरोपैथी में हम लोग दूध को लिक्विड नहीं मानते, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदर मिल्क इज अ लिक्विड। तो आप कहोगे नहीं, नेचुरोपैथी के स्टूडेंट कभी उसको लिक्विड की फॉर्म में नहीं मानेंगे, वो फूड है हमारे। सो ये कहाँ बेनिफिशियल होता है, जैसे कुछ लोग जो अंडर वेट, आइडियल वेट से भी काफी कम है उनका, या माल न्यूट्रिशन, उन लोगों के लिए, बिकॉज दुग्ध कल्प या मिल्क कल्पा जो है दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। इसके अलावा इसमें क्योंकि दूध में विटामिन ए एंड बी भी होता है, तो ये आईसाइट को भी इंप्रूव करता है, तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं। वो कायाकल्प तभी इसको कहा जाता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन नर्वस वीकनेस, जनरल डिबिलिटी एंड स्टोमिक एंड इंटेस्टाइनल इंडाइजेशन। तो कई तरह के बेनिफिट दुग्ध कल्प के होते हैं। फर्दर इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एक्ट्स एज अ गुड एंटासिड। इट इंक्रीजेस वाइटैलिटी एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज कीपिंग। तो कई तरह की चीजें हमने देख ली। आप अंडरवेट हैं, आप माल न्यूट्रिशन है, आपको आई वीकनेस की प्रॉब्लम है, नर्वस वीकनेस है, जनरल डिबिलिटी है, तबीयत ठीक नहीं रहती, स्टोमिक में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, या इंडाइजेशन रहती, इन सब चीजों में दुग्ध कल्प जो है वो वायके ही कायाकल्प का काम करता है। सेकेंड इज फास्ट ऑन बटर मिल्क। अब ये कब सोचोगे आपकी भी दुग्ध मिल्क नहीं करना और हमने छाछ का करना है, ये तब है ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक है। क्योंकि दूध हम इसको फूड मानते हैं, तो इसको कई लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा वो पचा नहीं पाते। इसलिए छाछ का कल्प, फास्ट ऑन बटर मिल्क या बटर मिल्क कल्प, ये किया जाता है उन लोगों के लिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, दूध पचाना ही मुश्किल। तो छाछ भी आपने, क्योंकि ये लस्सी नहीं है, ये छाछ है, सबसे पहले जब आपने करना होता है तो वो चर्निंग के प्रोसेस से आप इसमें से बटर का कंटेंट निकाल देते हैं, एंड वो जो छाछ बचती है उसका कल्प। एक क्वेश्चन आ जाता है कि कल्प ट्रीटमेंट जो है हमारा ये कितने दिन का होता है, तो वो जनरली ये 45 से 60 दिन का एक कल्प माना जाता है हमारा ट्रीटमेंट का। अब कुछ रूल्स हैं कल्प ट्रीटमेंट के जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जब भी आपने दुग्ध कल्प या छाछ कल्प करना है, तो सबसे पहले आप एक कंप्लीट फास्ट रखेंगे फॉर 1 to 2 days। कंप्लीट फास्ट हमने देखा जिसमें सिर्फ पानी पीते हो। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, कल्पा ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए पहले 1 से 2 दिन तक आप कंप्लीट फास्ट रखेंगे, कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं, सिर्फ पानी। दूसरा, क्योंकि ये भी लंबा है और लॉन्ग फास्ट हमने पहले ही कहा कि किसी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में करना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात है कि इसके दौरान हमें कंप्लीट रेस्ट लेना, एक्सर्शन वाले काम नहीं करने, हमें अवॉइड करने चाहिए। कंप्लीट रेस्ट आपने रखना। और जैसे हमें पहले देख ही लिया, ये बात क्लियर ही है कि आपने एक ही फूड आइटम पे रहना है जिस पे आप कर रहे हो। जैसे कि दुग्ध कल्प है तो दुग्ध और दूध लेना और कुछ नहीं लेना, अगर बटर मिल्क का करे तो बटर मिल्क ही लेना और कुछ नहीं लेना। तो ये एक बात है। और इसके दौरान जो भी क्राइसिस आपको आते हैं, बिकॉज हम इसमें एक टॉपिक वो भी देखेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला भी, तो क्राइसिस जो भी आएगा वो आपको नेचर क्योर ट्रीटमेंट के हिसाब से ही डील करना है। और दुग्ध कल्प या छाछ कल्प या कोई भी कल्प, आप ग्रेप्स का करें, आंवला का करें, तो आपको पहले उसके रूल्स और उसके बारे में एजुकेशन लेनी जरूरी है। ये खुद नहीं करना चाहिए अपने आप।
एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ ही ले लेता हूं मैं, वो आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फास्ट एंड रेस्ट। अब फास्ट एंड रेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार आता है, फिल इन द ब्लैंक, फास्ट एंड डैश गो हैंड इन हैंड। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, लेकिन इट इज फास्ट एंड रेस्ट। हम ये जानते हैं कि फास्टिंग जो है वो हमारी खाली बॉडी को ही प्योरीफाई नहीं करती, बल्कि माइंड और सोल को भी करती। सो ये तभी इसको आप अचीव कर सकते हो, फास्टिंग के रिजल्ट को, फास्टिंग कॉमन भी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की, कि जब हम फास्टिंग रखते हैं तो इनटेक ऑफ फूड नहीं है, एनर्जी लेवल डिप्लीट हुआ रहता है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें वेस्टेज ऑफ किसी भी वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करनी चाहिए, बजाय इसकी जो आपकी वाइटल फोर्स है वो आपके शरीर की एक्सर्शन में भी खर्च ना हो। हमारा काम ये है उसको सिंगल काम देना, एक्सक्रीशन और कुछ नहीं करना। कंडीशन में लगाएं वाइटल फोर्स को, हम ये कहते हैं हम रेस्ट पे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, आप अपना काम कीजिए। सो दैट इज व्हाई वी से फास्ट एंड रेस्ट गो हैंड इन, ताकि हमारी वाइटल फोर्स को सारा समय सिर्फ टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ही लगे। यहां तक इंपॉर्टेंट इससे कहा जाता है कि अगर आप फास्ट के टाइप्स ऑफ फास्टिंग हमारे खत्म हो Recording गए। in progress. एक बार से इनको रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ नाम नाम। सो ये टाइप्स हैं: मॉर्निंग फास्ट, नंबर 2 इवनिंग फास्ट, नंबर 3 मोनो फास्ट, देन जूस फास्ट, फिर फिफ्थ है फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिक्स्थ इज कंप्लीट फास्ट, सेवंथ वीकली फास्ट, एट्थ इज शॉर्ट फास्ट, तो 3 से 7 दिन का हमने देखा, नाइन्थ इज लॉन्ग फास्ट विच कैन गो अप टू इवन 60 days, 2 months, देन ब्रोकन फास्ट, एंड देन कल्पा फास्ट, जिसमें हमने आज मिल्क कल्पा और बटर मिल्क कल्पा पर थोड़ा सा डिस्कशन किया। नाउ अगला टॉपिक हमारे फास्टिंग के लेसन में ही आता है, फास्टिंग का हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और कब फास्टिंग जो है वो प्रोहिबिट। तो इनके इफेक्ट्स हम अलग अलग उस पर देखेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटा छोटा इसका 2-2, 3-3 लाइनों का ही हमें रिक्वायर्ड होगा। अब क्या है, फास्टिंग गिव्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टाइम टू कंप्लीटली रेस्ट, क्योंकि जब कुछ खा ही नहीं रहे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी शांत हो गया। एंड जब आपने इसे कंप्लीट रेस्ट दिया तो जो आपकी म्यूकोसल लाइनिंग है, ये हमने पढ़ा ही है पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ईयर के अंदर, वो स्ट्रेंथन होती, वो यूज नहीं होगी तो वो, और जिसे हम घनी कह जाते हैं, हो जाएगी, या उसकी डबल ट्रिपल रियल हो जाएगी, और वो हमारा, इससे मेटाबॉलिज्म बड़ा तेजी से इंक्रीज होता है फास्टिंग से, क्योंकि जो हमारी डाइजेशन ऑफ फूड है या यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, दैट गेट्स ग्रेटली इंप्रूव्ड आफ्टर फास्टिंग, क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग जो हमारी है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रेस्ट मिलता है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या हमारा जो डाइजेशन है वो बड़ा अच्छा हो जाता है फास्टिंग से। दिस इज द बेसिक इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या फर्क।
फास्टिंग से हमारा ब्लड प्योरीफाई और ब्लड प्रेशर को ये स्टेबलाइज करता है, लो वाले को भी, बीपी और हाई बीपी वाले को। क्योंकि जो हमारी डाइजेशन इंप्रूव हुई होती है उससे हमारी इंटेस्टाइन्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं और हमारे ब्लड प्रेशर में स्थिरता, ब्लड प्योरीफाई होता है, बीपी में इफेक्ट होता है। इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका ये बेसिक इफेक्ट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ विद द इंप्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन, जैसे हमने डाइजेशन पर देखा, एंड सर्कुलेशन, वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी हमने देखा, ड्यू टू दिस फास्टिंग foreign matter in the body gets thrown out, which in turn results in improvement of our breathing movement, as our breathing system is no more burdened with unnecessary waste material. डाइजेशन अच्छी हुई, सर्कुलेशन अच्छा हुआ, वो इससे हमारा जो बोझ था हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पे वो क्लियर आउट हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। अब वही चीज हमें आगे आ गई एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फास्टिंग हमारे जो एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स, लिवर, किडनीज और स्किन, इन चारों की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर रिलीव्ड ऑफ द अनयूजुअल बर्डन ऑफ द डाइजेस्टिंग फूड एंड एलिमिनेटिंग द रिजल्टेंट वेस्ट। वो फास्टिंग से ही काम हो गया, तो इस कारण से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारा इंप्रूव हो। अब अगला है नर्वस सिस्टम। फास्टिंग हमारे नर्वस सिस्टम पर एक नॉर्मलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग, रिजुविनेटिंग एंड सूदिंग इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि फास्टिंग से ब्लड प्योरीफाई हुआ, बैड इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स वो हमारे ब्रेन से रिमूव होते हैं, और जो एक्सक्रीशन हमारी फॉरेन मैटर की हो जाती है, इससे हमारा जो वीनस सिस्टम है, वेन्स का, वो एकदम से रिजुविनेट। तो इसलिए नर्वस सिस्टम पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आ गया स्पिरिचुअल इफेक्ट। हमारे देश में एंशियंट टाइम से ही फास्ट को रिलीजियस ड्यूटीज के साथ जोड़ दिया गया, किसी न किसी देवता का लगा, शिव जी के फास्ट, माता रानी के फास्ट। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि यूं तो इंसान अपने लिए, शरीर के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको लगेगा अच्छा इससे तो हमें और लोग भी हमारा सवर जाएगा, फलाने भगवान हमारे खुश हो जाएंगे, तो कम से कम वो इस बहाने फास्ट रखेगा। फास्ट इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। ये हमारे एंशियंट जो साधु थे, संत थे, उनको पता था, और ये भी पता था इंसान की आदत का कि जब तक कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा ये लोग फास्ट नहीं करेंगे। तो फास्ट को रिलीजियस ड्यूटीज से जोड़ा गया फॉर द पर्पस के कम से कम इसी बहाने आप फास्ट तो रखेंगे। तो अब वो इतना जुड़ गया कि किसी को ये तो नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन लोग कहते हैं हाँ वाकई इससे शिव जी खुश होंगे अगर हम भूखे रहें। तो इसकी एक जो सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आती है कि हमने शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखे, हमने ये किया, तो उससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही ठीक हो जाती है। फिजिकल तो होनी होनी थी, मेंटल ये हो गया, हमें एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट रहा, हमारे बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ्स को स्ट्रेंथन किया। तो ये हमारा स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है फास्टिंग का। अब आ गए कुछ प्रिकॉशंस जो हमें रखनी चाहिए फास्टिंग के दौरान। नाउ क्या है वो? सबसे पहली बात, आप कम से कम 8 से 10 लीटर पानी जरूर पिए, क्योंकि फास्टिंग कर ही रहे हैं आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अपने सिस्टम को क्लीन करने। तो आप पूरे, आपने मान लीजिए एक दिन का रखा, उसमें अगर 8 से 10 लीटर पानी आप पीते हैं, सिस्टम अंदर से वैसे ही खाली है, तो वो उसको सारे फॉरेन मैटर को तेजी से ले जाएगा ब्लड फ्लो के साथ मिलकर। पानी का पीना इसलिए 8 से 10 लीटर पानी अच्छा माना जाता है। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी में लेना, ये नहीं है कि बार में 10 लीटर पे लो और पेट ही मार लो, ऐसा नहीं। आपने स्मॉल क्वांटिटी में पानी पीना है, लेकिन आपको
8 से 10 लीटर पानी पीना है, सो दैट जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो डिजॉल्व हो जाए पानी के साथ। दूसरा, एनीमा लेना वंस इन अ डे, ताकि इंटेस्टाइन्स क्लीन रहें, ये बड़ा जरूरी है, ये उसके इफेक्ट को डबल कर। थर्ड, अगर ले सकें तो आधे घंटे का सन बाथ, बिकॉज हमने सारे वो एफर्ट्स करने हैं जो हमारी वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। हमने उसे शक्ति दे दी कि 100% शक्ति आप एक्सक्रीशन में लगाइए। हम आपको 8-10 लीटर पानी दे रहे हैं ताकि टॉक्सिन्स डिजॉल्व हो जाएं। हम एनीमा ले रहे हैं ताकि हमारी इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाएं। हम सन बाथ कर रहे हैं ताकि वो पसीने के रूप में भी इंटॉक्सिकेंट्स हमारे, या सॉरी, जो हमारे फॉरेन मैटर है वो निकलें। और वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर जो लोग जरा नहाने में सुस्ती रखते हैं वो कम से कम अपने फास्ट के दौरान हर रोज जरूर नहाएं, ताकि स्किन क्लीन रहे और टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। बांट के फूड नहीं खाते, पर खाली खाना ही नहीं, सोचना भी नहीं कि बस फास्ट खत्म हो जाए तो मैं पूरी छोले खाऊं, मैं हलवा खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। सोचना भी, सुगंध लेना भी गुनाह है। और ये कोई मजाक की बात नहीं, सच में कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप करते हो, कोई भी, वो मन वचन और कर्म से करो, मनसा वचसा कर्मण। जब आपके एफर्ट्स में आपका मन, आपके वचन यानी कि बोल, और आपके कर्म, तीनों की एक सिंक्रोनाइजेशन होगी, तो ही वो कोई भी आपका उद्देश्य हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आप पढ़ तो रहे हो, मन कहीं और घूम रहा है, या पढ़ते पढ़ते आप सोच कुछ कुछ कर रहे हो साथ में, मैं म्यूजिक सुन लूं, मैं ये कर लूं, तो फिर आपका ध्यान नहीं लगता। ऐसे ही आपने फास्टिंग करनी है तो आपने फूड का भी ख्याल नहीं करना, क्योंकि हमने नेचुरोपैथी में पढ़ा है, आगे भी आएगा, कि हमारे सिस्टम ही ऐसा है कि सिर्फ अगर कहीं सुगंध आ रही है ना, तो उससे भी हमारे अंदर का सिस्टम चलना शुरू होता है, डाइजेशन का। अब वो चलेगा कहाँ अंदर, तो कुछ टाइम डाइजेस्ट किस करोगे आप। इसलिए आपको मन वचन और कर्म से बिल्कुल अवॉइड करना। अगला, अभी हमने पढ़ा, कंप्लीट रेस्ट इज एसेंशियल ड्यूरिंग फास्टिंग। और कोशिश करें, अगर आपका घर मोरनी हिल्स ये इसके आसपास नहीं है तो खुले में सोएं, क्योंकि वहां तो शायद कोई शेर चीता आ जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। बट अदरवाइज आपको खुले में सोने की आदत डालें जिन दौरान आप फास्टिंग पे हैं। रहना और सोना जितना ओपन उसमें होगा, उतना फास्टिंग वालों के लिए अच्छा होगा। फिर अगर कर सकें तो नेचुरल मसाज भी जरूर लें ड्यूरिंग दिस, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। क्यों? आइडिया फिर वही है, हमने वाइटल फोर्स अपनी को मदद करनी है, काम तो वो हमारा ही कर रही है। आप पानी पी रहे हैं ज्यादा, आप एनीमा ले रहे हैं, आप रोज बात ले रहे हैं, सन बात ले रहे हैं, और मन वचन और कर्म से बिल्कुल फूड का त्याग कर चुके हैं, कंप्लीट रेस्ट ले रहे हैं, खुले में रह रहे हैं और सो रहे हैं, और मसाज कर रहे हैं, तो ये सारे आपके फास्टिंग के रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा दें। और एक बात जो हम हमेशा ही कहते हैं कि फास्टिंग में अगर कोई क्राइसिस आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्राइसिस भी क्या चीज है, वैसे आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो मेडिसिन नहीं लेनी, इसे नेचर कोर के हिसाब से ही ट्रीट करना है, ताकि आप किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस अपनी ट्रीटमेंट बाय फास्टिंग में ना आने दे। अब एक चीज आ गई कि क्या फास्टिंग हमेशा ही एडवाइजेबल है? मैक्सिमम टाइम एडवाइजेबल है, लेकिन देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें फास्टिंग हम अवॉइड करने को कहते हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वी ऑल नो कि उस समय मदर और फीटस को
ज्यादा नरिशमेंट चाहिए, और हम तो नरिशमेंट बंद ही कर रहे हैं खाना खाना छोड़ के, वो अच्छा नहीं है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। इसलिए प्रेगनेंसी में फास्टिंग करने की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जब किसी को कैंसर बड़ा एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो रहा है, कैंसर के भी कई टाइप्स होते हैं, तो आप खाली जगह रखकर कैंसर को फैलने का स्थान ना दें। तो इसमें एक्सटेंसिवली स्प्रेड कैंसर में भी अवॉइड करने को कहा जाता है। अब अगर किसी को लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है, उसे भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिवर और किडनी की प्रॉब्लम्स में हमारे शरीर से प्रोटीन नष्ट होता है, और खाना ना खाने से प्रोटीन का इंटेक फिर से रह जाएगा। सो इसलिए लिवर और किडनी की प्रॉब्लम में भी आपको फास्टिंग एडवाइजेबल नहीं। फिर आपको अगर इंफेक्शियस डिजीज है, एड्स है, टीबी है, तब भी फास्टिंग को अवॉइड करने को कहा जाता है। आप सीवियरली वीक है, कमजोर हैं बिल्कुल, पहले ही न्यूट्रिशन अंदर नहीं है, तो ऐसे बंदों को भी फास्टिंग, खासतौर पे कंप्लीट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिर वही मॉल न्यूट्रिशन और अंडर नरिशमेंट जिसको हो, तब भी जिनको सीवियर एनीमा है, खून ही नहीं बहुत कम है उनके अंदर, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्टली, जिनको डायबिटीज है या अल्सर है, इन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। इन लोगों को या इन रोगों को या ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर फास्टिंग को एक पेनेशिया बोला गया, रामबाण, फॉर ऑल मेजर एंड माइनर डिजीज एक्सेप्ट दोज वी हैव जस्ट डिफाइंड। इसके बाद अगला टॉपिक है, बिकॉज ये जहां बंद हो गया, अगर हमारा, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से अभी 5-4 मिनट रह जाएं, तो फिर थोड़ा सा हम क्वेश्चन सेशन किसी को जरूरी हो तो वो भी हो जाएगा। तो अगली बार, अब ये अगर बंद होता है तो फिर हमसे दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेंगे। दो दो मेरे ख्याल से पीरियड्स 40-40 मिनट्स के, दे आर मोर देन एनफ। नाउ अगला टॉपिक है, क्या रूल्स हैं स्टार्टिंग और ब्रेकिंग कंप्लीट फास्ट। वी आर गोइंग फॉर अ कंप्लीट फास्ट, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू ब्रेक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन या स्टार्टिंग ऑफ फास्ट। सबसे पहले, वन हु डिजायर्स टू ऑब्जर्व फास्ट, खासतौर पे कंप्लीट फास्ट की बात कर रहा हूं और लॉन्ग फास्ट की बात ये, तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस एंड ऑब्जेक्ट क्या है। क्या मैं जनरल एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए कर रहा हूं, या क्रॉनिक डिजीज के लिए कर रहा हूं, या वैसे ही मेंटल पीस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कर रहा हूं। क्योंकि हमने जैसे देखा, टाइप्स ऑफ फास्ट उसके लिए अलग अलग है। सबसे पहली प्रिपरेशन है, मेरा पर्पस क्या है। मुझे कुछ नहीं है और मैं लॉन्ग फास्ट पे चला जाऊं, कोई फायदा नहीं। यहाँ तो महात्मा गांधी हूं मैं कि ठीक है, मैं तो किसी डिमांड के लिए भी लॉन्ग फास्ट रखना है। महात्मा गांधी, फॉर योर नॉलेज, लॉन्ग फास्ट के बड़े पक्षधर थे, और वो बात बात पे रखते भी थे। अदरवाइज पर्पस उन्हें भी पता था कि मैंने ये डिमांड गवर्नमेंट से मनवानी है। तो सो आपको अपना पर्पस पता होना जरूरी है, चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है। जहां तक शॉर्ट फास्ट है, वीकली फास्ट है, या जो छोटे छोटे फास्ट हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन लॉन्ग फास्ट के लिए ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है कि कब करना चाहिए, कोई ऐसा सीजन भी है क्या, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, अगर वो यही पूछ लें, उनके हिसाब से क्या था, या किसने कहा कि इस समय में रखना चाहिए, तो वो कहते हैं कि बेस्ट सीजन जो है इसके लिए, लॉन्ग फास्ट के लिए, दैट इज स्प्रिंग्स एंड समर्स। क्योंकि इन सीजन्स के दौरान हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनशाइन मिलता है, और जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हमारा फॉरेन मैटर एक्सपेल तेजी से होता है, और हम अपने फास्टिंग के गोल को अचीव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है तो आप कहो कि हाँ, वो गाना था सावन को आने दो, तो सावन आएगा तो करूंगा मैं, स्प्रिंग सीजन आएगा तो होगा, या मैं समर्स में करूंगा, नहीं। तब एवरी सीजन इज गुड सीजन।
बट अगर आप जनरल हेल्थ के लिए रखते हैं तो बेटर है, या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रखना चाहते हैं तो बेटर है स्प्रिंग्स का पीरियड या समर्स का। उसके दौरान करने में इसके पर्पस जल्दी अचीव होते हैं और बेनिफिट्स भी कई गुना होते हैं। नाउ ये अभी हम पीछे बात कर भी चुके हैं कि सबसे पहले आपको अच्छी नॉलेज उसके रूल्स। यहां ध्यान रखिए कि हम लॉन्ग फास्ट की बात ही कर रहे हैं। छोटे छोटे फास्ट का तो ठीक है, आपने वीकली फास्ट रखना, एक दिन नहीं खाया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग फास्ट रखने हैं तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि रूल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, पॉसिबल क्राइसिस क्या हो सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे करें। इस नॉलेज को लेने के बाद ही आप स्टार्ट करें। तो अब हम एंटर कर रहे हैं कि हाउ डू वी स्टार्ट लॉन्ग फास्ट। तो सबसे पहले जो आपका पहला दिन, आप अपने खाने को कट टू द हाफ, आधा छोड़ दो। यू शुड curtail योर मील बाय हाफ एंड इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। शरीर को तैयार करना है हमने लंबी लड़ाई के लिए, पता नहीं 50-60 दिन तक भी चल सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले खाना आधा कर दो, पानी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा दो। अब दूसरा दिन, दूसरे दिन में आपने क्या करना है, अपना एक मील बिल्कुल गिव अप कर और उसकी जगह शाम को आप फ्रूट्स, एक मील छोड़ दो और शाम में फ्रूट्स लो, अनून नहीं खाएंगे आप। तीसरे दिन आपने सारा दिन सिर्फ फ्रूट्स ही लेना और चौथे दिन सिर्फ जूस। जूस हम कहते हैं तो हम वेजिटेबल्स का सूप भी हो सकता है, बिकॉज अगर सर्दियां हैं तो आप फ्रूट जूस नहीं लोगे, ठंड होती है। सो फोर्थ डे में आपने सिर्फ और सिर्फ जूस पर रहना। नाउ योर बॉडी इज रेडी टू बिगिन द कंप्लीट लॉन्ग फास्ट फ्रॉम द फिफ्थ डे ऑनवर्ड्स। सो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 दिन की प्रिपरेशन है। बिकॉज जब लॉन्ग फास्ट चलना ही 2-2 महीने तक है तो नेचुरली आपको उसका प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और फास्ट के दौरान हमने पानी के इंटेक को खूब ज्यादा रखा। और फिर से बात कर रहा हूं कि किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही लॉन्ग फास्ट करते हैं। रेस्ट बड़ा जरूरी है, ये हम देख चुके। अब आ गया हाउ टू एंड और ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं, ब्रेक, उसको ब्रेक कैसे। इसमें आपका आ जाएगा जो हमने कहा नेचुरल भूख लगती है, वो क्या उसके इंडिकेशन है वो भी अब इसमें डिस्कस हो गए। तो ये तो हमें नहीं पता होता जब हम लॉन्ग फास्ट रखते हैं कि हमने कब एंड करना है। वो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा शरीर ही हमें इंडिकेशन देता है, नेचुरल भूख लगने लग जाती है उस समय हमारा समय है। सो व्हेन अ फास्टिंग पर्सन फील्स जेन्युइन एंड रियल हंगर, क्या होता है, हिज टंग बिकम्स क्लियर विदाउट एनी वाइट कोट एंड स्टिकीनेस। बिल्कुल एकदम से उड़ जाता है, वो कहां गया पता नहीं। उसे अपने सलाइवा का टेस्ट फील अपने मुंह में होने लग जाता है। अपनी लार का स्वाद आपको अजीब सी बात लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन लार का एक स्वाद आने लग जाता है उस समय, मीठा मीठा सा, जो इंडिकेट करता है शरीर आपका भाई अब बस कर दो, ये स्टारवेशन की तरफ जा रहा है। तीसरा, आपकी पल्स और बॉडी टेम्परेचर अचानक से ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल स्टेबलाइज। स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और एक ग्लो सा फील होने लग जाता है लोगों को भी कि आपके तो कुछ ऐसा ग्लो सा आ रहा है बॉडी से, क्या बात। सो ये जो सारी चीजें हैं ये रियलाइज करती हैं कि नाउ द टाइम इज कम टू एंड इट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ फास्टिंग। सो उसमें एक देंगे प्रेपरेशन ऑफ फास्टिंग, स्टार्ट ऑफ फास्ट और सब कुछ करके, बट इट इज द एंडिंग ऑफ फास्ट और ब्रेकिंग द फास्ट विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल। आपके फास्ट की सारी सक्सेस डिपेंड ही इस चीज पे करती है कि आपने उसे ब्रेक कैसे। मैं फिर से बात कह रहा हूं,
ये एक छोटे फास्ट के लिए नहीं है, वीकली फास्ट, जूस फास्ट एक आधे दिन का, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो तो ब्रेक क्या किया और स्टार्ट क्या किया। लेकिन लॉन्ग फास्ट जो लोग रखेंगे, उन्हें फास्ट को शुरू करना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन है, इस दौरान हमारी बॉडी एक रेस्टिंग मोड पर आ जाती है, हमारा स्टमक श्रिंक करता है, इंटेस्टाइन्स आइडल हो चुकी होती हैं, क्योंकि काम कुछ तो कर ही नहीं रही, कुछ खा ही नहीं रही, किसी को पचाना ही नहीं, कुछ नहीं करना। तो अब जब आप फास्ट ब्रेक करते हो, तो जो सॉलिड फूड है उसे बड़े स्लोली आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए आपने कभी देखा होगा, अन्ना हजारे जी का फास्ट तोड़ने के लिए फलाने मिनिस्टर आए, उन्हें जूस का गिलास पिलाया, क्योंकि लिक्विड फूड से ही फास्ट को ब्रेक किया जाता है, जिसमें फ्रूट जूस होगा, कोई वाटरमेलन जूस होगा, टोमेटो जूस होगा, वेजिटेबल ब्रॉथ होगा, कुछ भी। बट जनरली पॉलिटिकली तो आपने देखा ही होगा, वो ऑरेंज का, संतरे का जूस पिला के मंत्री जी ने उनका फास्ट तोड़वाया। तो मंत्री जी ने संतरे का जूस नहीं, वो अगर खरबूजा खाने को देंगे तो नहीं खाएगा वो, उसका फास्ट तोड़ना ही लिक्विड से है, और प्रेफरेबली ऑरेंज जूस सिट्रस फ्रूट का है, अच्छा होगा। नो, अब उसमें क्या करते हैं, आधा ग्लास जूस आपको दिया जाता है सर। हमने देखोगा हल्का सा 2 घुट पी के छोड़ दिया, भाई फास्ट ब्रेक कर लिया। ये नहीं कि आप गटागट 3-4 ग्लास जूस पी गए, ऐसा भी नहीं। तो हाफ अ ग्लास ऑफ जूस एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, which is followed by another half a glass after an hour. तो इस तरह से एक एक घंटे के बाद, पहले दिन, ये लॉन्ग फास्ट की बात हो रही, मैं बार बार रिपीट करता हूं, पहले दिन जो उन्हें फास्ट में आपने जूस दिया है, वो एक एक घंटे के बाद आपने आधा आधा ग्लास जूस देना है। दूसरे दिन 2-2 घंटे के बाद एक एक ग्लास जूस देना। अभी आप देखिए, और कुछ नहीं ले रहे, जूस ही ले रहे हो बस। अब तीसरा और चौथा दिन, उसमें आप उनको रखेंगे ऑरेंजेस एंड या और ग्रेप फ्रूट, अंगूर और ऑरेंजेस, थोड़ा थोड़ा सॉलिड शुरू हो गया खाना। फिफ्थ डे से आप फूड एडेड करेंगे इसके अंदर, लेकिन लार्ज मील्स अभी भी अवॉइड कर, पूरा हफ्ता रहा, अगर पांचवा छठा और सातवां दिन तक, मतलब आपने सॉलिड शुरू कर दिया, लेकिन हल्का मील शुरू रखेंगे, लार्ज मील नहीं देंगे पूरा हफ्ता, और फिर 8वें दिन से आप अपने नॉर्मल में आ जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि स्टार्ट हो या एंड हो, शॉर्ट फास्ट का और एक एक दिन वालों का, उसमें कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग फास्ट जो है, बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिफिकली ही स्टार्ट करते हैं और साइंटिफिकली ही इसे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये एंड हो गया तो फिर एंड हो जाएगा, वरना अदरवाइज कोशिश करेंगे इसमें कुछ है। क्राइसिस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो कंसेप्ट शायद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, हीलिंग क्राइसिस। तो हीलिंग क्राइसिस क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस क्या है, और क्राइसिस मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैसे होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हीलिंग क्राइसिस को क्यूरेटिव क्राइसिस भी कहते हैं, क्यूरेटिव रिएक्शन भी कहते हैं। कभी ये इस तरह से बदल के पूछे तो हमने पजल नहीं होना। हीलिंग क्राइसिस, क्यूरेटिव क्राइसिस और हीलिंग या क्यूरेटिव रिएक्शन वर्ड अगर आए, वो एक ही चीज है। क्या है ये? इट इज अ टेम्परेरी सिस्टम symptom, sorry, it is a temporary symptom that occurs when the body is in the process of healing itself through the elimination of toxins. जब भी आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं या किसी की बॉडी को हील कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो उस समय जो टेम्परेरी सिस्टम्स आते हैं, उन सिस्टम्स को हीलिंग, क्योरिंग या क्यूरेटिव क्राइसिस कहा जाता है। क्या होता है, नेचुरोपैथी में हमने देखा है कि जब आप मेडिसिन ज्यादा लेते हैं, तो आपकी
जो डिसीज है वो रिमूव नहीं होती, वो दबाई जाती है. When the disease which is lying dormant for so many years or months together हमारी बॉडी में, तो जब आप उसको डिटॉक्सिफाई बॉडी को करते हैं, फास्टिंग करेंगे बेसिकली, जैसे हम फास्टिंग का ही चैप्टर ले रहे हैं, तो क्या होगा? पहले आपने देखा जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है. ऐसे ही जब बीमारी जाने लगती है तो एक बार पूरे जोर से वो आती है. हमने कोई, अगर आप हॉरर मूवीज देखते हो उसमें एग्जॉर्सिज्म करते हैं, भूत को भगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि भूत होते हैं कि नहीं होते वो अलग टॉपिक है, तो वो एक बार पूरा जोर लगाता है उसको कि मैं इसको खत्म करूं और ये डर के भाग जाए ताकि मुझे ना भगाए. ऐसे ही आपकी बीमारी जो अंदर आपके शरीर में घर बना चुकी, आप घर में से उसको निकालेंगे, कोई कब्जा करके बैठा है आपके उस पर, तो आसानी से तो नहीं जाएगा ना, उसका तो इंटेंशन ही खराब है. तो वही डिजीज की है. डिजीज को निकालने के लिए जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, तो एक बार वो डिजीज पूरे जोर से बाहर आती है. सो द मोर टॉक्सिक वंस बॉडीली सिस्टम इज, द मोर सीवियर विल बी द हीलिंग क्राइसिस और डिटॉक्सिफिकेशन. सो क्राइसिस तो ये है, क्योंकि एकदम से जब उसने जोर दिखाया तो सिम्टम्स बढ़ जाएंगे बड़े, जो बैड आपको लगेंगे डिजीज वाले. बट घबराना नहीं है उनसे, ये जाने का संकेत है उसका. आमतौर पे 1 डे का फास्ट है या शॉर्ट फास्ट है तो ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई इतना कोई हीलिंग क्राइसिस नहीं आता. ये वो क्राइसिस है जो हील करने वाला. तो इसलिए इसको हीलिंग, देखिए आपस में बड़े ऑपोजिट वर्ड्स हैं, क्राइसिस और हीलिंग. क्राइसिस तो बड़ा नेगेटिव माना जाता है और हीलिंग इज अ पॉजिटिव थिंग. सो ऐसा क्राइसिस जो हील करने के लिए हो, बीमारी जाने से पहले पूरा जोर दिखा रही है, दैट इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस. तो लॉन्ग फास्ट में, क्योंकि जब हम लॉन्ग फास्ट रखते हैं हमारी वाइटल फोर्स की पार बढ़ जाती है और वो पूरे जोर से अंदर में जो डोरमेंट पड़ी हुई है, दबी हुई पड़ी है हमारी बीमारी, उसे बाहर फेंकती है, जिसके रिजल्ट से ये टेम्परेरी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जिसे हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं. दिस इज एक्चुअली प्री हीलिंग साइंस दैट द बॉडी इज वर्किंग टू हील इटसेल्फ. So we can say it is necessary and welcome sign to have crisis during long fast. इस समय पैनिक नहीं करना चाहिए, रादर उसको नेचर क्योर की ट्रीटमेंट के हिसाब से क्योर करना चाहिए, मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए. अब हम कुछ छोटे छोटे देखेंगे, ये कई बार पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन 4 आंसर्स देकर. भाई एब्डोमिनल कॉलिक, कॉलिक मतलब होती है पेन. अब आपको अगर अपनी ट्रीटमेंट के दौरान, अपनी फास्टिंग के दौरान पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, तो एब्डोमिनल कॉलिक में कोई ब्रूफेन की दवाई खाने की जरूरत नहीं है आपको. आपको क्या करना है, when the crisis comes in the form of, or healing crisis comes in the form of abdominal colic, पेट दर्द, तो आपने ल्यूक वार्म वाटर का एनीमा देना है अपने पेशेंट, फॉलोड बाय हिप बाथ, तो दर्द दूर हो जाए. एक क्राइसिस आता है हेडेक, सिर दर्द. इसमें क्या है, आपके फोरहेड पर गाय के घी की मसाज की जाती है और मड पैक लगाया जाए 20 से 30 मिनट तक. सो आधे घंटे तक आपके ऊपर, 20 मिनट से, ये नहीं है कि आधे घंटे तक से दर्द होता रहेगा, लेकिन क्योंकि नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट है, धीरे धीरे सबसाइड होगा. गोली खाई और ठीक हो गया और पता नहीं 10 नुकसान और हो गए, वो नहीं है. सो गाय के घी की मसाज और मड पैक माथे पर लगाने से हेडेक दूर हो जाता है. ये पीरियड इसका 20 से 30 मिनट रखा गया है जब तक आपने अप्लाई कर. अब आ गया स्किन डिजीज. लोगों को स्किन में क्राइसिस आ जाता है, बेस्ट है उसमें फुल बॉडी मड बाथ, कीचड़ स्नान, बहुत ही अच्छा है, 15 से 20 मिनट तक करा जाता है, फॉलोड बाय नॉर्मल बाथ. उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहा लें. कुछ लोग जिन्हें वितृष्णा नहीं है, हेट की फीलिंग नहीं आती, काउ डंग से, गोबर से, वो गोबर का भी स्नान कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते तो आप कीचड़ का स्नान कीजिए. वो कीचड़ कोई गंदा कीचड़ नहीं है कि नाली में से पानी निकालना है,
वो अच्छी मिट्टी को गीला करके उससे जो आप बनाते हैं मड, उस मड से स्नान किया, वॉमिटिंग होने लग जाती है। वो कई बार फॉरेन मैटर जो है वो वॉमिटिंग के हिसाब से भी बाहर आता है। तो उसमें कुंजल पानी पीकर निकाल, हम देखो आप कह रहे हैं जो उल्टी आ रही है जी और उल्टी निकाल रहे हो, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन मैटर निकल रहा है ना बार बार उल्टी आने से, तो कुंजल करने से वो एक ही बार में उसको बाहर फेंक दे, और साथ साथ हमारी हाइपर एसिडिटी भी इससे ठीक हो जाती है। अगर किसी कारण से वॉमिटिंग इससे भी बंद ना हो, तो आप एक चौथाई 1/4 कप ऑफ वाटर, उसमें 1/4 टीस्पून, एक चौथाई चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच हनी लेने से भी आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाए। लेकिन पहले कुंजल से कोशिश करेंगे, बिकॉज आपने फॉरेन मैटर को बाहर निकालना ही, क्योंकि वॉमिटिंग जनरली तो हम अपना फ्रेंड कहते हैं, 5 दोस्त उसमें वहां से वॉमिटिंग ली है। नाउ एक कंसेप्ट, अभी तक हमने हीलिंग क्राइसिस तो देखा, एक बार शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हीलिंग क्राइसिस और डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस अलग अलग हैं। इट इज कंप्लीट सॉरी इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू क्यूरेटिव क्राइसिस। Unlike curative crisis, it is a symptom that denotes that the body is in the progressive process of healing itself. वहां क्या था, progressive process of healing itself. Here it is progressive process of healing itself on account of excessive increase of toxins. ये क्या सिम्टम्स हैं, हार्ट एक, दिल में दर्द होने लगा, हाइपोथर्मिया या अल्सर्स बर्स्ट हो जाते ट्रीटमेंट के दौरान, तो इसको डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस, विच आर फैटल टू लाइफ। अब ये ध्यान रखें, ये नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस कभी नहीं आता। जब एक्यूट डिजीज को आप लंबे समय से दवाई दे दे के दबा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस में उभर के आती है और क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। सो हीलिंग क्राइसिस हमेशा नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में होगा, डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस आपको मेडिसिन वाली ट्रीटमेंट, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट उनके अंदर आपकी मेडिसिन जो है वो आपकी बीमारी को दबाकर दबाकर लंबा समय तक आप मेडिसिन खाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्रॉनिक डिजीज में तब्दील हो जाती है। फिर आपको स्टीरॉइड्स ही आपका वो रहते हैं, स्टीरॉइड भी कुछ नहीं करता। वो होता क्या है कि आपने लंबे समय तक वो खाई तो आपका बॉडी इम्यून हो गई, और अब वो बीमारी क्रॉनिक बन गई, बस अब आप स्टीरॉइड खाएंगे तो वो उसको फर्दर दबाएगी, लेकिन शरीर से बीमारी कभी नहीं जाए। अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा, नवरात्रा फास्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने अभी आपको बताया था कि फास्ट बेसिकली रखे गए थे, इजाद किए गए थे लोगों को धर्म के साथ जोड़कर, ताकि भले मानसो कम से कम फास्ट एक दिन तो हफ्ते में रख लो, शिव जी के नाम पे रख लो, हनुमान जी के नाम पे रख लो, किसी के भी नाम पे रख लो। तो बेसिकली पर्पस, ईश्वर आपके अच्छे कार्यों से खुश होता है, आपके भूखे रहने से नहीं खुश होता। लेकिन क्योंकि अगर इसके साथ जोड़ेंगे नहीं तो आप रखोगे नहीं, तो इसलिए वो कहते थे भाई इसको जोड़ दो, ताकि ये कम से कम अपने शरीर को ठीक करे। अब इनके पीछे साइंटिफिक बैकिंग क्या थी। हमारे यहाँ नवरात्रि और नवरात्रा जिसे आप कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है हिंदू धर्म में। इसका ये सिंबल है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। कहानी क्या इसमें छोटी सी आती है, मैं जरा सी बता देता हूँ। लंका पर अटैक करने से पहले भगवान राम और वानर सेना ने, जिसमें भगवान हनुमान भी शामिल थे, उन्होंने दुर्गा की से की रावण अल्टीमेटली हार गया। तो हर साल जब स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, एंड ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु आती है, तो उस समय बड़े क्लाइमेट के अंदर और सोलर इन्फ्लुएंस में चेंजेस आते हैं बड़े ड्रास्टिक। इसको ऋतु संधि भी हम कहते हैं, जिससे आप सीजनल जंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये वो सीजन है जहां
एक्सट्रीम सीजन ऑफ समर या एक्सट्रीम सीजन ऑफ विंटर से वो मॉडरेट सीजन में तब्दील होता है, स्प्रिंग और ऑटम का। तो ड्यू टू दीज चेंजेस इन नेचर, the body and minds of people also undergo significant changes. So in दो जंक्शंस को, सीजन्स के जंक्शन को या ऋतु संधियों को, हमारे नेचुरोपैथ्स या हमारे पुराने साधु संत इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते थे। सबसे अच्छा समय है जब एक्सट्रीमिटीज जा रही हैं, अपनी बॉडी, माइंड और सोल को डिटॉक्सिफाई कर, और इन दौरान फिर सिर्फ सात्विक और नेचुरल फूड ही दिया जाता था। तो in this way, observing fast for 9 days of Navratris, this thing elevates our body due to the fast, and mind and souls due to the effect of having religious backing also elevate. तो ये नवरात्रि का वो है, क्योंकि ऋतु संधि का पीरियड है। इस पीरियड में फास्ट रखने से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। मन आत्मा आपकी रिलीजियस बिलीफ के कारण और